नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएनएस का चैप्टर 11 ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 189 टू 197 बीएनएस अध्याय 11 लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 189 से 197 भारतीय न्याय संहिता, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189 बीएनएस, गैर कानूनी सभा या विधि विरुद्ध जमाव, धारा 189 भारतीय न्याय संहिता। तो ये जो धारा 189 भारतीय न्याय संहिता है, इसमें गैर कानूनी सभा यानी कि विधि विरुद्ध जमाव की डेफिनेशन दे रखी है और उसके लिए सजा की व्यवस्था भी इसी धारा में की गई है। सबसेक्शन 1, an assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is। उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह गैर कानूनी सभा यानी कि विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा यदि उस समूह में शामिल लोगों का आम उद्देश्य नीचे दिए गए उद्देश्यों में से कोई एक हो। A, to override by criminal force or show of criminal force the central government or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of lawful power of such public servant। जो ये पॉइंट क है, इसमें क्या बताया गया है कि अपराधपूर्ण शक्ति या अपराधपूर्ण शक्ति के प्रदर्शन द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संसद या किसी राज्य की विधानसभा या लोक सेवक जब वह लोक सेवक की हैसियत से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो उसे डराना हो। बी, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। तो खा में क्या बताया गया है, किसी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना हो। सी, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कोई हानि, आपराधिक अत्याचार या किसी प्रकार का कोई अन्य अपराध करना हो। डी, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि अपराधपूर्ण शक्ति या अपराधपूर्ण शक्ति के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कोई कब्जा लेना या किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के उपयोग से जिसका वह इस्तेमाल करता है उससे वंचित करना या किसी व्यक्ति को पानी के उपयोग से वंचित करना या और कोई अमूर्त अधिकार है जिसका वह कब्जा रखता है या उपभोग करता है उससे उसे वंचित करना हो या किसी अधिकार को जबरन प्राप्त करना हो। By means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। अपराधपूर्ण शक्ति या अपराधपूर्ण शक्ति के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना जिसे करने के लिए वे कानूनी तौर पर अधिकृत नहीं है या किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य न करने देना जिसे करने के लिए वे कानूनी तौर पर अधिकृत है। अर्थात अगर ये जो ऊपर 5 उद्देश्य बताए गए हैं इनमें से किसी भी उद्देश्य को लेकर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर कोई कार्य करता है तो ऐसे समूह को गैर कानूनी सभा यानी कि विधि विरुद्ध समूह कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि कोई सभा जो पहले विधि विरुद्ध सभा यानी कि गैर कानूनी सभा नहीं थी बाद में विधि विरुद्ध सभा में परिवर्तित हो सकती है। अर्थात 5 या 5 से अधिक लोग जो इकट्ठे हुए और वो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे थे, लेकिन और बाद में उन लोगों का आम उद्देश्य जो उपरोक्त 5 आम उद्देश्य बताए गए उनमें से किसी एक को हासिल करना हो गया, तब ऐसी शांतिपूर्ण सभा भी गैर कानूनी सभा में परिवर्तित हो सकती है। सबसेक्शन 2, whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly and such member। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति इन तथ्यों से परिचित होते हुए जो कि किसी सभा को गैर कानूनी सभा यानी कि विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं
उसमें शामिल होता है या उसमें बना रहता है, तब ऐसा व्यक्ति गैर कानूनी सभा का सदस्य माना जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को ये पता है कि ये जो सभा है ये गैर कानूनी सभा है, और फिर इस बात को जानते हुए उस गैर कानूनी सभा को ज्वाइन करता है या उसमें बना रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को गैर कानूनी सभा का सदस्य माना जाएगा। And such member shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। और ऐसा जो उस गैर कानूनी सभा का सदस्य होगा उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 3, whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse। उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि किसी गैर कानूनी सभा को कानून के अनुसार तित्र वित्र होने का आदेश दिया जा चुका है, परंतु उस आदेश दिए जाने के उपरांत भी वह उस सभा को ज्वाइन करेगा या उसमें बना रहेगा, shall be punished with the imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 4, whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly। उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति घातक हथियारों के साथ या किसी ऐसे हथियार के साथ यदि जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सके, किसी गैर कानूनी सभा में शामिल होगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 5, whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse। उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक लोगों के ऐसे समूह में जिससे कि लोक शांति को भंग होने की संभावना है और जिसे विधि के अनुसार यानी कि कानून के अनुसार तित्र वित्र होने का आदेश दिया जा चुका है उसे ज्वाइन करता है या उसमें बना रहता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अभी तक गैर कानूनी सभा घोषित नहीं किया गया है, परंतु ये ऐसा समूह है जिससे कि लोक शांति को भंग होने की संभावना है, और ऐसी संभावना को देखते हुए कानून के अनुसार उस समूह को तित्र वित्र होने का आदेश दिया जा चुका है। फिर उसके उपरांत अगर कोई व्यक्ति जो ऐसे समूह को ज्वाइन करता है या उसमें बना रहता है तो उसे उपधारा 5 के अनुसार दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Explanation: If the assembly is an unlawful assembly within the meaning of subsection 1, the offender shall be punishable under subsection 3। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि यदि जो सभा है ये उपधारा 1 के अनुसार गैर कानूनी सभा है तब उन्हें उपधारा 3 के अनुसार जो दंडित किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि उपधारा 3 में क्या है कि उस सभा को पहले से गैर कानूनी सभा घोषित किया जा चुका होता है, जबकि उपधारा 5 में क्या है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो कि अभी तक गैर कानूनी सभा घोषित नहीं हुई है। अर्थात उनका आम उद्देश्य जो उपधारा 1 में जो 5 आम उद्देश्य बताए गए हैं उनमें से कोई भी आम उद्देश्य अभी तक नहीं बना है, परंतु उस समूह से लोक शांति के भंग होने की संभावना है और फिर उसे अगर कानून के अनुसार तित्र वित्र होने का आदेश दिया जा चुका है और फिर कोई व्यक्ति अगर उसको ज्वाइन करता है उसमें बना रहता है तो उसे उपधारा 5 के अनुसार दंडित किया जाएगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी गैर कानूनी सभा को ज्वाइन करता है या उसमें बना रहता है जिसे कि तित्र वित्र होने का आदेश दिया जा चुका है तब ऐसे व्यक्ति को उपधारा 3 के अनुसार दंडित किया जाएगा। Subsection 6, whoever hires or engages or employs or promotes
or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly। तो उपधारा 6 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को किसी गैर कानूनी सभा यानी कि विधिवत जमात में शामिल होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लेने या वचनबद्ध या नियोजित करने के लिए मिलीभगत करेगा, shall be punishable as a member of such unlawful assembly and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offence। ऐसे व्यक्ति को ऐसी गैर कानूनी सभा यानी विधिवत जमात के सदस्य के रूप में दंडित किया जाएगा, और यदि ये जो गैर कानूनी सभा है कि सदस्य के रूप में भाड़े पर लिए गए, वचनबद्ध या नियुक्त किए गए किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाएगा तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने स्वयं ऐसा अपराध किया हो। अर्थात उपधारा 6 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है स्वयं तो गैर कानूनी सभा का सदस्य नहीं है, ऐसी गैर कानूनी सभा के लिए किसी व्यक्ति को चाहे भाड़े पर ले, चाहे वचनबद्ध करे या नियोजित करे, तो ऐसे व्यक्ति को उस गैर कानूनी सभा के सदस्य के रूप में दंडित किया जाएगा, भले ही वो स्वयं जो है उस गैर कानूनी सभा का सदस्य ना हो। और वह व्यक्ति जो उसने उस गैर कानूनी सभा के लिए भाड़े पर लिए हैं या वचनबद्ध किए हैं या नियोजित किए हैं, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस व्यक्ति को भी, जो कि ऐसे व्यक्तियों को चाहे भाड़े पर लेता है, चाहे नियोजित करता है, चाहे वचनबद्ध करता है, उस अपराध के लिए भी दंडित किया जाएगा जो उन लोगों ने किया हो। Subsection 7, whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge or under his control any persons knowing that such persons have been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become member of an unlawful assembly। उपधारा 7 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी अपने कब्जे या देखरेख या नियंत्रण में स्थित किसी घर या परिसर में ये जानते हुए कि ऐसे व्यक्तियों को किसी गैर कानूनी सभा में शामिल होने या सदस्य बनने के लिए किराए पर लिया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा या नियोजित किया जाएगा, शरण देगा, प्राप्त करेगा या इकट्ठा करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात उपधारा 7 में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि ये जो लोग हैं इनको किसी गैर कानूनी सभा में सदस्य के रूप में लिया जाएगा या नियोजित किया जाएगा या वचनबद्ध किया जाएगा या भाड़े पर लिया जाएगा, अपने किसी कब्जे में या नियंत्रण के या अपने देखरेख के किसी मकान में या परिसर में शरण देगा या प्राप्त करेगा या इकट्ठा करेगा, तब उसे उपधारा 7 के अनुसार जो दंडित किया जाएगा। Subsection 8, whoever engaged or hired or offers to attempts to be hired or engaged to do or assist in doing any of the acts specified in subsection 1। उपधारा 8 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उपधारा 1 में वर्णित किसी भी कार्य को करने के लिए या उसमें सहायता करने के लिए नियुक्त करेगा या किराए पर लेगा या नियुक्त किए जाने या किराए पर लेने के प्रस्ताव करेगा या प्रयास करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 9, whoever being so engaged or hired as referred to in subsection 8 goes armed or engages or offers to go armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death। उपधारा 9 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उपधारा 8 में निर्दिष्ट अनुसार भाड़े पर लिया गया हो या नियोजित होने पर किसी घातक हथियार या किसी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग यदि हथियार के रूप में किया जाए तो उससे मृत्यु होने की संभावना हो, उससे सज्जित होकर जाता है या ऐसे सज्जित होकर जाने की पेशकश करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 190 BNS।
गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी होगा। धारा 190 भारतीय न्याय संहिता। If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offence is a member of same assembly is guilty of that offence. धारा 190 में क्या बताया गया है कि यदि किसी गैर कानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के आम उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है, उस जमात के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए संभाव्य जानते थे, तो प्रत्येक सदस्य जो ऐसे अपराध के किए जाने के समय उस गैर कानूनी सभा का सदस्य था, इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 10 लोगों की कोई गैर कानूनी सभा है, उसमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा ही उस सभा के आम उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराध अगर कोई किया जाता है और वो जो सभा में शामिल लोग हैं वो जानते थे कि ये व्यक्ति जो है इस सभा के आम उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अपराध को कर रहा है या कर सकता है, तब ऐसे अपराध के किए जाने के समय जितने भी लोग जो है उस सभा के सदस्य के रूप में शामिल होंगे, ऐसे प्रत्येक सदस्य को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है राइटिंग, सेक्शन 191 भारतीय न्याय संहिता। बलवा करना, धारा 191 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of writing. उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जब कभी भी किसी गैर कानूनी सभा द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। Whoever is the guilty of writing shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both. और उपधारा 2 में क्या बताया गया है, जो भी व्यक्ति बलवा करने का दोषी होगा उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 3, whoever is the guilty of writing being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death. उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी घातक हथियारों के साथ या ऐसा हथियार जिसे यदि हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सके, ऐसे हथियार का प्रयोग करके अगर कोई बलवा करेगा तो ऐसे व्यक्ति को shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or both. दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है अफ्रे, सेक्शन 194 BNS। हंगामा, धारा 194 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. धारा 1 में क्या बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो कहा जाएगा कि उन व्यक्तियों ने हंगामा किया है। अर्थात अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई झगड़ा करते हैं जिससे कि आम जनता की शांति जो वो भंग होती है, तो कहा जाएगा कि उन व्यक्तियों ने हंगामा किया है। Subsection 2, whoever commits an affray shall be punished with the imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupee or with both. तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी हंगामा करने का दोषी होगा ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 1 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब ये जो सेक्शन है 194 BNS, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 पार्टियां जो हैं, चाहे 2 लोग हैं चाहे 2 से अधिक लोग हैं, जो आपस में किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर शांति भंग कर रहे हैं, तब ऐसे मामले में कई बार पुलिस को कोई कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति तीसरा नहीं मिलता है, अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति कंप्लेंट करने के लिए राजी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस ऑफिसर वहां उपस्थित है और स्वयं उसने उन लोगों को हंगामा करते हुए देखा है तो अपनी तरफ से रुका देकर भी FIR पंजीकृत करवा सकता है।
नेक्स्ट सेक्शन है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एटसेट्रा, सेक्शन 195 बीएनएस। दंगा इत्यादि को दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करना है या उसके काम में बाधा डालना, धारा 195 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, whoever assaults or obstructs any public servant or uses criminal force on any public servant in the discharge of his duty as such public servant in the endeavor to disperse an unlawful assembly or to suppress a riot or affray। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक पर जब वह लोक सेवक के नाते किसी गैर कानूनी सभा को तितर बितर कर रहा है या किसी बलबे या हंगामे को दबाने का प्रयास कर रहा हो, उस लोक सेवक पर हमला करेगा, उसे बाधा पहुंचाएगा या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine which shall not be less than 20 rupees or with both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 25,000 रुपए से कम नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि कोई लोक सेवक है और लोक सेवक होने के नाते वो किसी बलबे को या हंगामे को दबा रहा है या उसमें शामिल लोगों को तितर बितर कर रहा है, और ऐसे में कोई व्यक्ति उस पर चाहे हमला करे, चाहे उसके काम में बाधा डाले या उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो उसे उपधारा 1 के अनुसार दंडित किया जाएगा। Subsection 2, whoever threatens to assault or attempts to obstruct any public servant or threatens or attempts to use criminal force to any public servant in the discharge of his duty as such public servant in endeavoring to disperse an unlawful assembly or to suppress a riot or affray। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक पर जब वह लोक सेवक के नाते किसी गैर कानूनी सभा को तितर बितर कर रहा है या किसी बलबे या हंगामे को दबाने का प्रयास कर रहा है, उस पर हमला करने की धमकी देगा, उसे बाधा पहुंचाने का प्रयास करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, सेक्शन 196 बीएनएस। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, धारा 196 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever a by words either spoken or written or by signs or by visible representation or through electronic communication or otherwise promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever disharmony of feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज। उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या अन्यथा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देगा या बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। B, commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility। ख, कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक हो और जो सार्वजनिक शांति को भंग करता हो या जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। C, organizes any exercise, movement drill or other similar activity intending that the participants
in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participant in such activity will use or be trained to use criminal force or violence। तो ये पॉइंट ग है, इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अभ्यास, गतिविधि, कवायद या अन्य समान गतिविधि का आयोजन करेगा जिसका उद्देश्य ये हो कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले लोग आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या ऐसा प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, या ये जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले लोग आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या उन्हें इसका प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। Participates in such activity intending to use or to be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence against any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community। इसमें आगे क्या बताया गया है कि आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होने के इरादे से ऐसी गतिविधि में भाग लेगा या ये जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले लोग किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या उन्हें ऐसा करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे ऐसे धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच भय, घबराहट या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना हो। Shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or both। ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 2, whoever commits an offense specified in subsection 1 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be fined। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उपधारा 1 में वर्णित अपराध किसी पूजा स्थल में करेगा या किसी धार्मिक पूजा या किसी धार्मिक कार्य में लगी हुई किसी सभा में करेगा तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है इम्प्यूटेशन, असर्शन, प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्शन 197 BNS। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और दावे, धारा 197 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or through electronic or other way makes or publishes any imputation that any class of persons cannot by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी बोले गए या लिखे गए या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से ऐसा कोई भी लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जातीय या समुदाय के सदस्य होने के कारण भारत के संविधान के प्रति जैसा कि कानून द्वारा स्थापित है सच्ची आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं या भारत की संप्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते हैं। We asserts, counsels, advise, propagates or publishes that any class of person shall by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their rights as citizen of India। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, या फिर ये दावा करेगा या परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण कि वह किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार ना दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए। C. Makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal
concerning the obligation of any class of persons by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill will between such members or other persons. तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या पाया गया है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई दावा, सलाह, दलील या अपील करता है या प्रकाशित करता है और ऐसे दावे, सलाह, दलील या अपील से उन सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावनाएं उत्पन्न होती हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। D makes or publishes false or misleading information, jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or both। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी देगा या प्रकाशित करता है, ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 2, whoever commits an offence specified in subsection 1 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में वर्णित जो अपराध हैं इनको किसी पूजा स्थल पर करता है या धार्मिक पूजा या धार्मिक कार्य में लगी हुई किसी सभा में करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन एफ्रे एंड राइट्स, हंगामा और बलबा, इसमें क्या अंतर होता है? राइटिंग सेक्शन 191 BNS, एफ्रे सेक्शन 194 BNS। बलबा धारा 191 भारतीय न्याय संहिता और हंगामा धारा 194 भारतीय न्याय संहिता। राइट में टेक प्लेस एनीवेयर, तो ये जो बलबा है ये कहीं भी हो सकता है। एन अफ्रे कैन नॉट बी कमिटेड इन प्राइवेट प्लेस, इट कैन बी कमिटेड एट पब्लिक प्लेस ओनली। परंतु जो हंगामा है ये किसी प्राइवेट प्लेस में नहीं हो सकता है, ये केवल सार्वजनिक स्थान पर ही हो सकता है। Right can be committed by at least 5 or more persons and affray can be committed by 2 or more persons। बलबा जो है इसमें कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए, अर्थात 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ही बलबा किया जा सकता है। और ये जो हंगामा है ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात हंगामे में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। Rioters are those who first constitute unlawful assembly। In case of affray it is not required। ये जो बलबा करने वाले लोग होते हैं पहले ये कोई गैर कानूनी सभा बनाते हैं, उसके उपरांत ये बलबा करते हैं, जबकि हंगामे में ऐसा जरूरी नहीं होता है। 2 लोग आपस में कोई बातचीत हुई और उसमें बहसबाजी हुई और झगड़ा शुरू हो गया। Every person of unlawful assembly is guilty of offence committed in prosecution of common object even if the offence is committed by one of its member। गैर कानूनी सभा के आम उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा भी कोई अपराध किया जाता है तो उस सभा का प्रत्येक सदस्य जो है उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। Only those are guilty who actively take part in any affray। परंतु हंगामे के अपराध में ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति सक्रिय रूप से हंगामा करने में भाग लेते हैं केवल उन्हीं व्यक्तियों को इसके लिए दोषी माना जाता है। ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस इज नॉट नेसेसरी, ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस इज नेसेसरी। बलबे के अपराध में लोक शांति का भंग होना आवश्यक नहीं है, परंतु हंगामे के अपराध में लोक शांति का भंग होना आवश्यक है। तो ये था बलबा और हंगामा, इसमें अंतर। अब हम जानेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 3 BNS, कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 190 BNS। सामान्य आशय धारा 3 की उपधारा 6 और सामान्य उद्देश्य धारा 190 भारतीय न्याय संहिता। कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 3 इज अनडिफाइंड एंड अनलिमिटेड। सामान्य आशय जो धारा 3 की उपधारा 6 में बताया गया है ये अपरिभाषित है और असीमित है।
Common object is defined and is limited to the 5 unlawful objects stated in section 190 BNS. परंतु ये जो सामान्य उद्देश्य है, ये धारा 190 में जो 5 सामान्य उद्देश्य इसके बताए गए हैं उन्हीं तक सीमित है। Criminal act under subsection 6 of section 3 BNS must be done in furtherance of common intention. धारा 3 की उपधारा 6 के तहत आपराधिक कार्य सामान्य आशय की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। Criminal act under section 190 BNS must be done in prosecution of the common object, or it would be sufficient if the members of the unlawful assembly knew that offense was likely to be committed. जबकि धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कार्य जो है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए, या इसमें इतना ही काफी रहेगा कि यदि उस गैर कानूनी सभा के सदस्य ये जानते थे कि इस गैर कानूनी सभा के आम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा अपराध किया जा सकता है। Some act, however so small or insignificant, must be done by every person, i.e. active participation in the commission of the crime is necessary for application of this section. ये जो सामान्य आशय है, इसमें जो लोग शामिल होते हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोई ना कोई कार्य, चाहे वो कितना छोटा या महत्वहीन हो, किया जाना जरूरी है। अर्थात इसमें प्रत्येक व्यक्ति का सक्रिय रूप से भाग लेना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए, बी और सी 3 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो जो है डी के घर में चोरी करेंगे। वो तीनों लोग चोरी करने के लिए डी के घर में चले गए। जब वो डी के घर के बाहर पहुंचे तो सी जो है सिर्फ घर के बाहर खड़ा होकर पहरा देता रहा, वो घर के अंदर नहीं गया। ए और बी घर के अंदर गए, वो चोरी करके ले आए, तो इसके लिए तीनों व्यक्तियों को दोषी माना जाएगा, भले ही उन्होंने बराबर हिस्सा नहीं लिया है। अर्थात इसमें यह जरूरी है कि जितने भी लोग इसमें शामिल हो, कोई ना कोई छोटा मोटा कार्य, चाहे कितना ही महत्वहीन क्यों ना हो, वो करना जरूरी है। अर्थात प्रत्येक सदस्य द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना जरूरी है। Merely membership of unlawful assembly at the time of commission of crime would be sufficient. परंतु ये जो सामान्य उद्देश्य है धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के तहत, इसमें जो गैर कानूनी सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा अपराध करना जरूरी नहीं है। अर्थात उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना जरूरी नहीं है, मात्र इतना ही काफी रहेगा कि यदि वह उस गैर कानूनी सभा के सदस्य हैं। ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाना चाहिए। ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन। इसमें अपराध करने के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने चाहिए। The basis of liability under subsection 6 of section 3 BNS is the existence of common intention animating the accused person. ये जो धारा 3 की उपधारा 6 है, इसके तहत दायित्व का आधार आरोपी व्यक्तियों को प्रेरित करने वाले सामान्य आशय का अस्तित्व है। Liability under section 190 BNS is based on the existence of common object or knowledge of probability of the commission of the offense. परंतु ये जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 है, इसके तहत जो दायित्व है वह सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व या अपराध किए जाने की संभावना के ज्ञान पर आधारित होती है। ये था कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।